कल्पना कीजिए एक बेहद भीड़ भरे बाजार की। मतलब चारों तरफ अनगिनत दुकानें हैं, हर तरफ से आवाजें आ रही हैं। बिल्कुल टिपिकल इंडियन मार्केट। हाँ बिल्कुल। और सबसे अजीब बात यह है कि लगभग हर दुकान एक ही जैसी चीज बेच रही है। मतलब कोई एक बहुत बड़ा शोरूम नहीं है जो पूरे बाजार को कंट्रोल कर रहा हो। सही कहा। बस सैकड़ों छोटे छोटे व्यापारी हैं जो ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और यहीं से हमारे आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत होती है। लेकिन इस भीड़ में उतरने से पहले हमारे शो के लोगों में जो एक ऊपर की ओर जाता हुआ तीर दिखाई देता है, उस पर बात करना जरूरी है। हाँ, वो जो बिजनेस मॉन्क की विचारधारा को दर्शाता है। एग्जैक्टली एक ऐसा दिमाग जो बाहरी शोर शराबे के बीच बिल्कुल शांत और स्थिर है, लेकिन जिसका निशाना हमेशा विकास और ग्रोथ की ओर एकदम सटीक रहता है। तो इसी शांत नजरिए के साथ हम आज के विषय को डिकोड करेंगे। बिल्कुल। और हाँ, जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर ये चर्चा विचारों को नई दिशा दें तो इस चर्चा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया जाना चाहिए। इस बिजनेस मंक वाली शांति के साथ जब बिजनेस की दुनिया को करीब से एनालाइज किया जाता है तो कई ऐसे पैटर्न नजर आते हैं जो अक्सर बाजार की भागदौड़ में छिप जाते हैं। सही बात है। और आज का हमारा मिशन भी इसी भागदौड़ के बीच एक ठोस रास्ता खोजना है। आज का विषय है भीड़ भरी मार्केट में जीतना, जिसे बिजनेस रणनीति की भाषा में फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। मतलब वो इंडस्ट्रीज जहां कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं है। हाँ, या उन लाखों छोटे बिजनेस की बात हो रही है जहां कोई एक जियो या अमेजॉन जैसा हावी होने वाला विशाल खिलाड़ी मौजूद नहीं है। इसमें गली मोहल्ले के रेस्टोरेंट, लोकल सैलून, बुटीक या शहर के कोने कोने में खुले कोचिंग सेंटर आते हैं। एकदम अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सवाल या कहें कि आज का हुक ये है कि जब एक ही सड़क पर 20 सैलून या 30 रेस्टोरेंट हों और सब एक ही तरह की सर्विस दे रहे हों, तो कोई एक छोटा खिलाड़ी इस भीड़ से खुद को अलग कैसे कर सकता है? एग्जैक्टली इस गेम को जीता कैसे जाए? देखिए, इस गेम को जीतने की रणनीति बनाने से पहले हमें इस बीमारी की जड़ को समझना होगा कि आखिर ये भीड़ जमा ही क्यों होती है। अच्छा, तो इसके पीछे क्या कारण है? किसी भी फ्रैगमेंटेड मार्केट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें एंट्री बैरियर बहुत कम होते हैं। मतलब कोई भी इंसान थोड़ी सी पूंजी के साथ इस मार्केट में घुस सकता है। हाँ, न कोई बहुत भारी सरकारी लाइसेंस चाहिए और न ही करोड़ों का शुरुआती निवेश। बिल्कुल। और दूसरी बात, ये काम अक्सर बहुत लोकल होता है और इसमें ग्राहकों को कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा चाहिए होता है। मतलब हर ग्राहक की पसंद अलग है। हाँ, इसलिए कोई एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी अपने फिक्स्ड नियम यहाँ थोप नहीं सकती। चलिए इस बात को थोड़ा अनपैक करते हैं। ये स्थिति तो किसी मेगा मॉल के स्टैंडर्ड फूड कोर्ट की बजाय शहर की एक मशहूर चाट गली जैसी हो गई अरे वाह, क्या एनालॉजी है ना? जहां हर ठेले वाले की पानी पूरी का स्वाद थोड़ा अलग है और कोई एक कंपनी पूरे देश की चाट मार्केट पर रातों रात कब्जा नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। लेकिन अगर इसे दूसरे नजरिए से देखा जाए तो क्या ये छोटे खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान नहीं है? मेरा मतलब है, कम से कम उन्हें ये डर तो नहीं सताता कि कोई बहुत बड़ी शार्क या मल्टीनेशनल कंपनी आकर उन्हें निगल लेगी। मैं समझती हूँ कि ये सेफ लगता है, लेकिन ये आराम असल में एक बहुत बड़ा भ्रम है। भ्रम है? वो कैसे? देखिए, ये फ्रैगमेंटेड मार्केट का सबसे खतरनाक जाल है। शुरुआत में किसी बड़ी शार्क का डर न होना एक सुकून जरूर देता है। हाँ, कोई रातों रात आपका धंधा चौपट नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। लेकिन इस माहौल में एक बिजनेस के लिए एवरेज यानी औसत बने रहना बहुत आसान हो जाता है। और बिजनेस की दुनिया में औसत होने का मतलब है एक लंबी और धीमी मौत। बिल्कुल, एक धीमी मौत की तरफ बढ़ना। किसी बिजनेस के लिए औसत होना इतना जानलेवा क्यों है? मतलब वो सरवाइव तो कर ही रहा है ना? इसके दो बहुत बड़े कारण हैं। पहला, औसत होने पर बिजनेस के पास कोई प्राइसिंग पावर नहीं बचती। प्राइसिंग पावर मतलब? दाम बढ़ाने की आजादी। हाँ, अगर कोई साधारण लोकल दुकान अपने प्रोडक्ट का दाम 20 रुपए भी बढ़ाती है तो ग्राहक बिना कुछ सोचे बगल वाली दुकान पर चला जाता है। क्योंकि दोनों जगह एक ही जैसी सर्विस मिल रही है। सही बात है। और दूसरा बड़ा कारण ये है कि ऐसे बिजनेस मॉडल को कॉपी करना बहुत आसान होता है। अच्छा, मतलब अगर आज किसी ने एक नया फ्लेवर निकाला तो कल मोहल्ले की 4 और दुकानों ने वही फ्लेवर बेचना शुरू कर दिया। ये एक ऐसी चक्की है जिसमें बिना किसी खासियत के पिसते रहना तय है। ओहो, इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि इस जाल में दम घुटने का खतरा हमेशा बना रहता है। बिल्कुल बना रहता है। तो अब मेन सवाल ये है कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए। माइकल पॉटर जैसे रणनीतिकारों के अनुसार एक छोटे खिलाड़ी के पास अपनी पहचान बनाने का पहला हथियार
क्या होना चाहिए? इस चक्रव्यूह को तोड़ने का एक बहुत ही अचूक तरीका है, जिसे कहते हैं एक साबित हो चुके फॉर्मूले को कड़ाई के साथ रेप्लिकेट करना। रेप्लिकेट करना मतलब बस अपनी ब्रांचेस खोलते जाना? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि बस अंधाधुंध दुकानें खोल ली जाए। इसका मतलब है किसी एक ऐसी सर्विस को सिस्टम में ढालना जो पहले पूरी तरह से असंगठित थी। कोई ऐसा उदाहरण जो हमारे सुनने वालों को ये आसानी से समझा सके? हाँ, भारत में नेचुरल सलून इसका एक बेहतरीन केस स्टडी है। नेचुरल सलून, उनकी चेन तो आज हर बड़े शहर और कस्बे में दिखाई देती है, लेकिन उन्होंने उस भीड़ भरे बाजार में ये किया कैसे? सीके कुमारवेल ने जब नेचुरल्स की शुरुआत की तो उन्होंने मार्केट को एनालाइज किया। उन्होंने देखा कि सलून मार्केट में या तो 5 स्टार होटलों के बेहद महंगे पार्लर थे या फिर मोहल्ले के बहुत ही साधारण और सस्ते नाई की दुकानें। बिल्कुल, बीच का कोई स्टैंडर्डाइज्ड विकल्प था ही नहीं। तो उन्होंने एक साथ 100 दुकानें खोलने की गलती बिल्कुल नहीं की। अच्छा, तो उन्होंने शुरुआत कैसे की? उन्होंने सबसे पहले सिर्फ एक आउटलेट को परफेक्ट किया। वहां साफ सफाई के कड़े नियम बनाए, स्टाफ के लिए एक यूनिफॉर्म ट्रेनिंग तय की। मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। हाँ, और सबसे जरूरी प्राइसिंग को फिक्स किया ताकि ग्राहकों को मोल भाव ना करना पड़े। अरे वाह! जब ये एक दुकान का फॉर्मूला यानी इसका यूनिट इकोनॉमिक्स पूरी तरह से सफल साबित हो गया, तब जाकर इसे फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए 700 से ज्यादा आउटलेट्स में रेप्लिकेट किया गया। ये तो बिल्कुल बेहतरीन चाय बनाने के विज्ञान जैसा हो गया। वो कैसे? देखिए, अगर आपकी पहली चाय का स्वाद ही खराब है और आप उसी रेसिपी से 100 दुकानें खोल लें, तो वो बिजनेस स्केल नहीं हो रहा है। आप बस 100 खराब चाय की दुकानें चला रहे हैं। एग्जैक्टली। रेप्लिकेट हमेशा परफेक्शन को किया जाना चाहिए, कंफ्यूजन को नहीं। ये तुलना एकदम सटीक बैठती है। एक खराब मॉडल को स्केल करना केवल अपनी ही बर्बादी को बड़े स्तर पर ले जाना है। सही बात है। तो ये तो हो गई रेप्लिकेशन की बात। कोई और रास्ता है इस भीड़ से निकलने का? हाँ, अब इसी से जुड़ा एक और रास्ता है जो इस भीड़ में बहुत काम आता है। इसे बिजनेस में नो फ्रिल्स मॉडल कहते हैं। मतलब बिना किसी दिखावे की एफिशिएंसी। नो फ्रिल्स, जैसे कुछ बजट एयरलाइंस होती हैं? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में दक्षिण भारत के मशहूर उडुपी रेस्टोरेंट ने इस मॉडल को मास्टर किया है। हाँ, उडुपी रेस्टोरेंट। उनका नाम सुनते ही दिमाग में वो तस्वीर आती है जहाँ कुर्सी पर बैठते ही बस 2 मिनट के अंदर गर्मा गर्म डोसा टेबल पर हाजिर हो जाता है। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उडुपी रेस्टोरेंट के संस्थापकों ने बहुत गहराई से ये समझा कि उनका ग्राहक वहाँ कोई मीटिंग करने या एम्बियंस एंजॉय करने नहीं आ रहा है। वो सिर्फ अच्छा, ताज़ा और जल्दी खाना चाहता है। एकदम सही। इसलिए उन्होंने हर उस खर्च को, हर उस फ्रिल को काट दिया जो खाने की क्वालिटी या स्पीड में कोई योगदान नहीं देता था। मतलब कोई महंगे सोफे नहीं, कोई मध्यम लाइटिंग नहीं। हाँ, और कोई बहुत बड़ा या फैंसी मेन्यू नहीं जो किचन के प्रोसेस को धीमा कर दे। अच्छा, तो यानी उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा टेबल टर्नओवर पर लगा दी। ग्राहक जल्दी आए, जल्दी खाएं और जल्दी जाएं। बिल्कुल। इस नो फ्रिल्स मॉडल के कारण उनकी लागत इतनी कम हो जाती है कि वे अपने ग्राहकों को ऐसा दाम ऑफर कर पाते हैं जिसे कोई भी फैंसी रेस्टोरेंट कभी मैच नहीं कर सकता। और चूंकि खाना ताज़ा और स्टैंडर्डाइज्ड होता है, इसलिए ग्राहक बार-बार लौटता है। सही कहा। ये कॉस्ट कटिंग और एफिशिएंसी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। लेकिन एक बात सोचिए, मान लीजिए कि कोई नया बिजनेस कॉस्ट कटिंग की इस रेस में शामिल ही नहीं होना चाहता। मतलब वो कुछ प्रीमियम करना चाहता है। हाँ, उसे नो फ्रिल्स मॉडल नहीं अपनाना है, बल्कि वो कोई प्रीमियम या एकदम खास तरह का अनुभव देना चाहता है। ऐसे में बिना दाम गिराए उस भीड़ भरी मार्केट में कैसे खड़ा हुआ जा सकता है? यहीं पर रणनीति को बदलना पड़ता है। यहाँ स्पेशलाइजेशन या विशेषज्ञता का हथियार काम आता है। स्पेशलाइजेशन मतलब किसी एक चीज पर फोकस करना। बिल्कुल। देखिए, जब कोई पूरी दुनिया को खुश करने की कोशिश करता है तो वो असल में किसी को भी खुश नहीं कर पाता। हाँ, ये तो लाइफ में भी लागू होता है। सही कहा। इसलिए पूरी मार्केट को टारगेट करने के बजाय एक बेहद छोटे लेकिन स्पष्ट सेगमेंट को चुनना होता है। मस्त कलंदर नाम के रेस्टोरेंट चेन ने ठीक यही किया था। अच्छा, मस्त कलंदर ने ऐसा क्या अलग किया था जो बाकी रेस्टोरेंट नहीं कर रहे थे? जब मस्त कलंदर शुरू हुआ तो बाजार में बड़े बर्गर चेन्स और पिज्जा कंपनियां हावी थीं। हाँ, जंक फूड का काफी क्रेज था। और दूसरी तरफ भारी भरकम तेल वाला खाना परोसने वाले टिपिकल उत्तर भारतीय रेस्टोरेंट थे। तो उन्होंने इन दोनों से लड़ने के बजाय अपना एक बिल्कुल नया कस्टमर सेगमेंट चुना। वो सेगमेंट क्या था? हेल्थ कॉन्शियस अर्बन प्रोफेशनल्स।
वो IT कर्मचारी और युवा जो शहरों में अकेले रहते हैं। जिन्हें फास्ट फूड की तरह जल्दी खाना तो चाहिए, लेकिन वे रोजाना पिज्जा या भारी खाना खाकर अपनी सेहत खराब नहीं करना चाहते। तो मस्त कलंदर ने अपने मेन्यू से हर उस चीज को हटा दिया जो इस नियम में फिट नहीं बैठती थी। मतलब उन्होंने सिर्फ घर जैसा कम तेल वाला, जल्दी परोसा जाने वाला खाना बनाया। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इस रणनीति में मुझे एक बहुत बड़ा जोखिम नजर आता है। स्पेशलाइजेशन का सीधा सा मतलब है कि बिजनेस बहुत सारे ग्राहकों को दरवाजे से ही ना कह रहा है। हाँ, कह तो रहा है। तो एक नया बिजनेस जिसे शुरुआत में हर एक रुपए का रेवेन्यू की सख्त जरूरत होती है, उसके लिए ग्राहकों के एक बड़े वर्ग को मना कर देना क्या किसी सुसाइडल कदम जैसा नहीं है? ये डर बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जब हम रणनीति की गहराई में जाते हैं तो एक अलग ही तस्वीर दिखती है। अच्छा, वो कैसे? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि पूरी मार्केट पर छर्रे वाली बंदूक यानी शॉटगन चलाने से बेहतर है एक स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करना। अरे वाह, स्नाइपर राइफल। हाँ, देखिए, छर्रे वाली बंदूक से आवाज तो बहुत होती है और शायद कुछ शिकार खरोच खाकर रह जाएं, लेकिन स्नाइपर का निशाना एक ही जगह लगता है और पूरी ताकत से लगता है। बहुत ही डीप पॉइंट है ये। जब कोई बिजनेस केवल एक खास चीज में महारत हासिल कर लेता है तो उस खास जरूरत वाले ग्राहक उसे खुद ढूंढते हुए आते हैं। मतलब उस छोटे से तालाब में वो बिजनेस सबसे बड़ी मछली बन जाता है। एग्जैक्टली। और उसका नाम ही उस खास सर्विस की गारंटी बन जाता है। स्नाइपर राइफल वाली ये एनालॉजी वाकई इस कंसेप्ट को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। लेकिन एक डाउट और है। हाँ, बताइए। जब एक बिजनेस इतना खास हो जाता है तो उसे अपनी क्वालिटी को हर दिन बरकरार रखने की चुनौती का भी सामना करना पड़ता होगा। बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक रेस्टोरेंट भी वही कच्चा माल उसी लोकल सप्लायर से खरीद रहा है जिससे उसका कॉम्पिटिटर खरीद रहा है, तो वो खुद को अलग कैसे साबित करेगा? कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन की थ्योरी में मिलता है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इसका सरल भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अपनी सप्लाई चेन को, अपने कच्चे माल के सोर्स को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लेना। बैंगलोर के मशहूर वासुदेव अडिगाज ने इस दिशा में एक मास्टर क्लास सेट की है। वासुदेव अडिगाज, तो उन्होंने अपनी सप्लाई चेन को कैसे बदला? उन्होंने महसूस किया कि अगर शहर भर में उनकी 10 अलग-अलग शाखाएं हैं और हर शाखा का रसोइया अपने हिसाब से लोकल मार्केट से सब्जियां और मसाले खरीद कर खाना बनाएगा, तो स्वाद कभी एक जैसा हो ही नहीं सकता। एकदम सही। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अडिगाज ने एक विशाल सेंट्रल किचन का निर्माण किया। अच्छा, सेंट्रल किचन। हाँ, उन्होंने बिचौलियों को हटाकर सीधे किसानों और बड़े सप्लायर्स से कच्चा माल खुद प्रोक्योर करना शुरू किया। उस सेंट्रल किचन में सारा बेस ग्रेवी और मसाला तैयार होता था और फिर वहां से हर आउटलेट पर सप्लाई होता था। बिल्कुल। इसका मतलब कि उन्होंने न सिर्फ हर आउटलेट पर क्वालिटी और स्वाद को एक जैसा कर दिया, बल्कि बड़े पैमाने पर खरीदारी करने की वजह से अपनी लागत को भी काफी हद तक कम कर लिया होगा। एग्जैक्टली। उन्होंने अपनी सप्लाई चेन को ही अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ एक अभेद्य दीवार बना दिया। क्या बात है। तो देखिए, अब तक हमने देखा कि एक छोटे बिजनेस ने क्वालिटी कंट्रोल कर ली, अपनी लागत को काबू में कर लिया और अपना एक खास स्नाइपर वाला कस्टमर बेस भी बना लिया। सब कुछ सेट लग रहा है। लेकिन फ्रैगमेंटेड मार्केट का एक और कड़वा सच है, यहाँ वफादारी बहुत जल्दी बदलती है। ये सवाल तो दिमाग में आना ही था। हाँ, अगर कल को सड़क के उस पार कोई नया रेस्टोरेंट या दुकान खुल जाए जो बिल्कुल वही सर्विस 20 रुपए कम में देने लगे, तो उस ग्राहक को अपने पास हमेशा के लिए कैसे रोका जाए? इस सवाल का जवाब स्विचिंग कॉस्ट के कंसेप्ट में छिपा है। स्विचिंग कॉस्ट मतलब बिजनेस बदलने का खर्च? हाँ, बिजनेस को कुछ ऐसा करना होता है जिससे ग्राहक के लिए किसी और कॉम्पिटिटर के पास जाना बहुत असुविधाजनक या मानसिक रूप से मुश्किल हो जाए। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि स्विचिंग कॉस्ट केवल पैसों का जुर्माना नहीं है, ये रिश्तों, आदतों और सुविधा की कीमत है। कोई ऐसा रोजमर्रा का उदाहरण जो इस स्विचिंग कॉस्ट को आसानी से समझा सके? किसी भी आम मोहल्ले का पुराना लोकल मेडिकल स्टोर यानी फार्मेसी इसका सबसे सटीक उदाहरण है। अच्छा, कैसे? मान लीजिए उस दुकान के बुजुर्ग मालिक पिछले 10-15 सालों से एक परिवार को दवाइयां दे रहे हैं। उन्हें उस परिवार के हर सदस्य की मेडिकल हिस्ट्री जुबानी याद है। हाँ, ये बहुत आम बात है हमारे यहाँ। बिल्कुल। रात के 12 बजे भी अगर कोई इमरजेंसी हो तो ग्राहक बस एक फोन करता है और दवा घर पहुंच जाती है। सही बात है। अब मान लेते हैं कि उसी गली के नुक्कड़ पर एक नई चमकती हुई फार्मेसी खुलती है जो हर दवा पर 5% ज्यादा डिस्काउंट का बोर्ड लगा देती है। 5% का लालच तो है ना? लेकिन
क्या वो पुराना ग्राहक सिर्फ उस 5% के लिए तुरंत उस नई दुकान पर चला जाएगा? ये सोचने वाली बात है और इसका जवाब शायद नहीं है, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि वो 5% का डिस्काउंट उस भरोसे और उस आधी रात वाली सुविधा की भरपाई कभी नहीं कर सकता। ये स्थिति तो बिल्कुल अपना पुराना घर बदलने जैसी हो गई। अरे वाह, कैसे? देखिए, मान लीजिए किसी को नई जगह पर थोड़ा कम किराए वाला घर मिल रहा है, लेकिन पुराने घर का सारा सामान पैक करने का सिरदर्द, नई जगह को सेट करने की मेहनत और सबसे बढ़कर उन पुराने मददगार पड़ोसियों के छूटने का भावनात्मक डर, ये सब मिलकर इंसान को वो सस्ता घर लेने से रोक लेते हैं। एग्जैक्टली। ये पैकिंग का सिरदर्द वाली तुलना इस पूरी थ्योरी का एकदम परफेक्ट सार है। वो सिरदर्द ही असल में स्विचिंग कॉस्ट है। जब एक छोटा बिजनेस अपने ग्राहक की पसंद नापसंद का डेटा याद रखता है, उनके साथ एक निजी रिश्ता बनाता है, तो वो ग्राहक के लिए एक बहुत बड़ी अदृश्य दीवार खड़ी कर देता है। में किसी बिजनेस का सबसे बड़ा किला उसकी कोई आलीशान बिल्डिंग नहीं, बल्कि ग्राहक के साथ बना वो अटूट और सुविधाजनक रिश्ता होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत ही स्पष्ट है। तो अब टेबल पर कई मजबूत हथियार मौजूद हैं। साबित फॉर्मूले को रेप्लिकेट करना, नो फ्रिल्स मॉडल अपनाना, स्नाइपर की तरह स्पेशलाइजेशन करना, सप्लाई चेन को मुट्ठी में रखना और उस पैकिंग के सिरदर्द यानी स्विचिंग कॉस्ट को बढ़ाना। सारे हथियार तैयार हैं। लेकिन बिजनेस का मैदान तो एक युद्ध क्षेत्र की तरह होता है। इस गेम में लोग अक्सर किन जानलेवा गलतियों का शिकार हो जाते हैं? सबसे बड़ा जाल जो नए उद्यमियों के लिए बिछा होता है, वो है पूरे मार्केट को कंसोलिडेट करने की कोशिश करना। कंसोलिडेट मतलब सब कुछ अपने अंडर लेने की कोशिश। हाँ, एक झूठा अहंकार आ जाता है कि बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरे राज्य या देश की मार्केट उसकी मुट्ठी में होगी। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि फ्रैगमेंटेड मार्केट का डीएनए ही लोकल पसंद और निजी रिश्तों पर टिका होता है। ये कभी किसी एक छत्र राज को बर्दाश्त नहीं करता। सही पॉइंट है। और दूसरी बड़ी गलती है बिना यूनिट इकोनॉमिक्स सुधारे सिर्फ पीआर और दिखावे के लिए धड़ाधड़ नई दुकानें खोलना, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। खराब चाय की 100 दुकानें। एग्जैक्टली। और तीसरी सबसे जानलेवा गलती है अंधी प्राइस वॉर, यानी दाम कम करने की होड़ में कूद जाना। प्राइस वॉर के मुद्दे पर एक सवाल उठता है। हाँ, पूछिए। अगर कोई प्रतिद्वंदी अचानक से अपने प्रोडक्ट के दाम 20% गिरा दे, तो क्या शांति से बैठकर अपने बिजनेस को लूटते हुए देखा जाए? इस स्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, माइकल पोर्टर का कंपेटिटिव मूव्स का विज्ञान यहाँ एक बहुत ही तार्किक रास्ता दिखाता है। वो क्या है? जब सामने वाला दाम गिराता है तो तुरंत अपने दाम मत गिराइए। ये एक बहुत ही इम्पल्सिव और गलत कदम है। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये जांचना जरूरी है कि उसने काम कम क्यों किए हैं। क्या उसने सच में कोई नई टेक्नोलॉजी लाकर अपनी लागत कम कर ली है? या फिर वो सिर्फ मार्केट शेयर हथियाने के लिए अपने ही मुनाफे को जलाकर माल बेच रहा है। और अगर वो ऐसा कर रहा है तो? अगर वो केवल डेस्परेट होकर अपना पैसा जला रहा है तो उसे अपनी ही जलाई आग में जलने देना चाहिए। मतलब हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बिजनेस को अपने रिश्तों और अपनी क्वालिटी पर अडिग रहना चाहिए। बहुत खूब। और अगर सुरक्षात्मक खेलने के बजाय खुद आगे बढ़कर कोई आक्रामक चाल चलनी हो तो? तब कमिटमेंट को एक बेहद घातक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। टेलीकॉम सेक्टर में जियो का उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। जियो ने ऐसा क्या कमिटमेंट दिखाया था? मार्केट में उतरने से बहुत पहले ही जियो ने पब्लिक में ये घोषणा कर दी थी कि वो 4G इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं। बाप रे, 1 लाख करोड़? हाँ, ये सिर्फ कोई प्रेस रिलीज नहीं थी, ये बाजार के लिए एक सिग्नल था। तो इस भारी भरकम निवेश की घोषणा ने बाकी कंपनियों पर क्या मनोवैज्ञानिक असर डाला होगा? देखिए, जब कोई कंपनी इतना बड़ा संक कॉस्ट यानी ऐसा पैसा जो वापस नहीं आ सकता मार्केट में झोंक देती है, तो उसके प्रतिद्वंद्वियों को ये स्पष्ट संदेश मिल जाता है कि ये कंपनी अब किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगी। एग्जैक्टली। उसे हर कीमत पर लड़ना ही होगा क्योंकि दांव पर बहुत कुछ लगा है। इससे बाकी खिलाड़ियों का मनोबल टूट जाता है और वे प्राइस वॉर में उतरने से कतराते हैं। लेकिन ये तो बहुत बड़े स्केल की बात हो गई। एक छोटा बिजनेस ये कैसे कर सकता है? एक छोटा बिजनेस भी किसी प्राइम लोकेशन पर लंबी लीज साइन करके या किसी खास मशीनरी में भारी निवेश करके बाजार में ये सिग्नल दे सकता है कि वो यहाँ टिकने के लिए आया है। ये एक बहुत ही आक्रामक लेकिन सोची समझी चाल है। क्या प्रतिस्पर्धा को मात देने का कोई और भी आउट ऑफ द बॉक्स तरीका है? हाँ, एक और बहुत ही दिलचस्प रणनीति है जिसे असिमेट्रिक मूव्स कहा जाता है। एसिमेट्रिक मूव्स? यस। मतलब असमान चाल? बिल्कुल। इसका मतलब है ऐसी चाल चलना
जिसका जवाब देना प्रतिद्वंदी के लिए खुद उसके अपने बिजनेस मॉडल के खिलाफ हो। कोई उदाहरण? मान लीजिए कोई प्रतिद्वंदी एक बहुत ही प्रीमियम हाई एंड ब्रांड के रूप में स्थापित है। अगर उसके सामने एक मास मार्केट सस्ता लेकिन अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जाए तो वो प्रीमियम ब्रांड अपना दाम कम करके लड़ने नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं आ सकता। क्योंकि अगर उसने अपना दाम कम किया तो उसकी सालों की बनाई हुई वो प्रीमियम इमेज और उसका एक्सक्लूसिव रुतबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एकदम सटीक विश्लेषण। बिजनेस ने उसे एक ऐसी जगह पर चोट की है जहां वो पलटवार कर ही नहीं सकता, क्योंकि पलटवार करने में उसका अपना ही ज्यादा नुकसान है। वाकई ये रणनीतियों का एक ऐसा खजाना है जो दिखाता है कि जंग जीतने के लिए सिर्फ अंधी ताकत नहीं, बल्कि ये जानना ज्यादा जरूरी है कि दुश्मन की मजबूरी क्या है और अपनी ताकत को कहाँ केंद्रित करना है। बिल्कुल। हमने वास्तव में एक भीड़ भरे बाजार में छोटे खिलाड़ी के बड़े हथियारों को गहराई से डिकोड किया है। हाँ। और जब इन सिद्धांतों को, चाहे वो स्पेशलाइजेशन हो, सप्लाई चेन पर कंट्रोल हो या एसिमेट्रिक मूव्स हो, जब इन्हें जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू किया जाता है तो कोई भी छोटा बिजनेस अपनी एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी कर सकता है जिसे हिलाना बड़े से बड़े कॉर्पोरेट के लिए भी नामुमकिन हो जाता है। इसी के साथ हम अपनी इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। लेकिन इस गहन विश्लेषण को खत्म करने से पहले माइकल पोर्टर की इन रणनीतियों से इतर एक ऐसा नया और ज्वलंत विचार है जिस पर हर बिजनेस से जुड़े इंसान को आज रात जरूर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। और वो विचार ये है कि इन लोकल फ्रैगमेंटेड मार्केट्स का भविष्य इस डिजिटल और टेक्नोलॉजी के दौर में कैसा होने वाला है। ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, आज ज़ोमैटो, स्विगी या अर्बन कंपनी जैसे डिजिटल एग्रीगेटर्स तेजी से फैल रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि क्या ये ऐप्स उस लोकल रिश्ते और स्विचिंग कॉस्ट को पूरी तरह से खत्म नहीं कर रहे? कैसे? अगर कोई ग्राहक अब उस मेडिकल स्टोर के अंकल जी को फोन करने की बजाय सिर्फ एक बटन दबाकर किसी भी अनजान फार्मेसी से 10 मिनट में दवा मंगा सकता है, तो क्या उस पुराने रिश्ते की कोई अहमियत रह जाएगी? एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी इन छोटे बिजनेस को सिर्फ एक सप्लायर बनाकर कमोडिटाइज्ड कर रही है। इससे कैसे बचा जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये वाकई एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और डराने वाला सच है जिस पर हर लोकल बिजनेस ओनर को आज से ही सोचना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। और इसी बेहद अहम विचार के साथ ये आधिकारिक तौर पर घोषित किया जाता है कि माइकल पोर्टर की कालजयी किताब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी पर चल रही हमारी ये विशेष सीरीज आज यहीं अपने मुकाम पर पहुंचती है। इस पूरे सफर में रणनीतियों की कई जटिल पन्नों को बहुत ही बारीकी से पलटा गया है। बिल्कुल। ये एक बेहद शानदार और ज्ञानवर्धक सफर रहा जिसमें बिजनेस के बुनियादी ढांचों और बाजार के मनोविज्ञान को बहुत करीब से देखा और समझा गया। लेकिन जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं कि ज्ञान का ये सफर यहीं नहीं रुकने वाला है। हाँ, अगली सीरीज में कुछ बहुत ही खास आने वाला है। बिल्कुल। अगली सीरीज में एक बिल्कुल अलग किताब चुनी लाएगी, एक बिल्कुल नया नजरिया अपनाया जाएगा और बिजनेस की इस विशाल दुनिया को एक ऐसे नए चश्मे से देखा जाएगा जिसके बारे में शायद पहले कभी विचार न किया गया हो। तो इस चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और तब तक के लिए अपने आसपास के बाजार और उसकी चालों को ऑब्जर्व करते रहें। उसी बिजनेस मॉन्क वाली असीम शांति और बाज जैसी तीखी नजर के साथ शार्पली सोचो, बोल्डली बनाओ। बिल्कुल। और याद रहे, भले ही व्यापार किसी भीड़ भरी चाट गली वाले बाजार में ही क्यों ना हो, रेसिपी इतनी अचूक और अलग होनी चाहिए कि ग्राहक पूरे बाजार को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक ही दुकान खोजते हुए आएं। अगले गहन विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी।